सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ओके, सो हम अपना सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए ग्लोबल वार्मिंग और इसके इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर कि क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों की डिस्कशन कर चुके हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, देन एंड वी हैव टॉक अबाउट द इम्पैक्ट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड देन ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ईच एंड एवरीथिंग इज होप सो क्लियर होगी। हम यहाँ पे थे, यस, ये मोचा डिस्कस कर लिया था, बिलियन ट्री सुनामी हमने डिस्कस किया था, एंड नाउ हम यहाँ पे थे कि भाई कैप्चर CO2 एंड यूज इट। सो हमने इनिशियली देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड लगभग में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कितना है, राउंड अबाउट अब 300 से लेके सॉरी 380 से लेके 400 ppm के आसपास है। हमें इसको दोबारा डिक्रीज करके 300 ppm के ऊपर लेके आना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो हमने कहा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करो, ठीक है, कैप्चर करके इसको यूज करो। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटरेस्टिंगली बहुत सारी जगहों पे यूज होती है, जैसे कि हमारे पास ये जो जो हमारे पास इंडस्ट्रीज होती हैं, ये वाली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती हैं, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो रिगार्डलेस के कार्बन डाइऑक्साइड वहां बनाई जाए किसी न्यू केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाए और उसको फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। और इससे थोड़ा ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप लोग जो ड्रिंक पियेंगे ना, तो आप ऐसा समझेंगे कि आप इन्वायरमेंट को जो है वो अपने आप को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को एक अच्छा वो हो रहा है कि आप कि ड्रिंक्स पीने से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है। लेकिन दिस इज नॉट आइडियल। आप लोगों को ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए ज़्यादा, बिकॉज इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। ठीक है, एंड शुगर इज वाइट पॉइजन, तो शुगर इज पॉइजनस फॉर यू। ठीक है, देन हमने बात की थी कि भाई CO कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ो और उसको मार्स तक पहुंचा दो। ठीक है, एक ये तरीका था। ठीक है, तो मार्स तक पहुंचाने वाला ये वाली चीज़ भी रीजनेबल नहीं है, हम भी इस चीज़ को पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि हम मार्स तक कैसे पहुंचाएंगे इतनी बड़ी अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि मार्स पे हमने फर्दर कॉलोनाइजेशन करनी है। लेकिन कैसे पॉसिबल होगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से रॉकेट से भेजेंगे, वो रॉकेट को जब रिलीज करेंगे तो वो खुद फॉसिल फ्यूल्स बन करके जाएगा, तो अगेन से वो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एमिट कर देगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तीसरा सॉल्यूशन ये है कि कैप्चर द CO2 एंड डम डाउन इनटू द ओशन फ्लोर। तो ओशन फ्लोर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसा करती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे ओशन फ्लोर में जाके डंप कर देती हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो, ये भी पॉसिबल है, ये वाली चीज़ की जा सकती है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसा करने लग रही हैं। ठीक है, देन इसके बाद हमने अब बात कर रहे हैं डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। यस, अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो हमें क्या करना होगा? फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम से कम करना होगा। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है उस पर कम से कम ना करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो गाड़ियां चलती हैं पेट्रोल पे, डीजल पे, ठीक है, सिमिलरली जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोल्स वगैरह से, तो इस चीज़ को हमें मिनिमाइज करना होगा। हमें सोलर रेडिएशन, ठीक है, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अभी टेस्ला का जो कॉन्सेप्ट है, टेस्ला, तो टेस्ला क्यों इतनी ज़्यादा फेमस हो रही है? क्योंकि फ्यूचर ही टेस्ला का है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो फ्यूचर ही टेस्ला का है। देखो ये एक ग्रीन सिटीज है, जिसमें देखो मेजोरिटी, देखो ये सोलर पैनल लगे हुए हैं यहाँ पे, देखें ये इलेक्ट्रिक पावर व्हीकल है। सिमिलरली ये भी ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को देखना है, विंड एनर्जी हो गई, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया। से नो टू दिस ये फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स को हमें कम से कम करना होगा। ठीक है, इन्हें हम कम करना होगा। इसके बाद दिस इज अ बहुत बहुत फेमस पेरिस समिट। पेरिस समिट 2016, सब लोगों को पता होगा पेरिस समिट 2015-16, ये बहुत फेमस समिट था। इससे पहले दुनिया ने बस सिर्फ एक मौका ऐसा था कि जिसपे सब लोग, पूरी दुनिया राजी थी। ठीक है, वरना दुनिया हर वक्त बाइपोलर होती है, कभी किसके साथ कभी किसके साथ। ठीक है, तो हमारे पास एक मौका था जब हमारे पास 1986 के अंदर, जब अंटार्कटिका के ऊपर एक बहुत ओजोन लेयर वो हो गई थी, डिप्लीट हो गई थी बहुत। ठीक है, तो देन पूरी दुनिया के सब लीडर्स आए, ठीक है, और उन्होंने मिलजुल के फैसला किया, और जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी उसको कराने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन कर दिया। और आज हमें पता है वो ओजोन लेयर क्या कर रही है, अब दोबारा से अच्छे से रीजनरेट कर गई हो। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उनके ऊपर ये लिखा होता है नो CCF। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे करके बैन होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया।
ठीक है, और पूरी दुनिया सब लोगों ने मिलके की है। अब इसी तरह से ना एक पेरिस समिट भी बनाया है। पेरिस समिट क्या है कि ये हमारे पास पूरी कंट्रीज का पूरी उनका एक समिट होता है, ठीक है। हर उसमें तो ये पेरिस में हुआ था, इसलिए फेमस नाम पेरिस समिट। यूएस ने इससे विड्रॉल कर लिया था, ट्रम्प साहब ने, और उनके ऊपर बहुत तनकीद भी हुई थी इस बात पे, जो कि बिल्कुल बजा है तनकीद, क्योंकि वो जो है दुनिया में दूसरे नंबर पे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो पेरिस समिट से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और इस समिट का सिर्फ और सिर्फ यही एम है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को कैसे टैकल करना है, ठीक है। अभी जो इंडिया में भी पेरिस समिट हुआ था, तो नॉट सॉरी, इंडिया में पेरिस समिट नहीं, इंडिया में अभी जो G20 का वो हुआ था, तो उसमें भी इस चीज को देखा गया था। और सिमिलरली इससे पहले जो G20 का हुआ था इंडोनेशिया में, तो इस चीज को जो है वो कंसिडर किया गया था, एनवायरनमेंट को टॉप प्रायोरिटी भी रखा जाता है, ठीक है। सो पेरिस समिट जैसी चीज होप सो ये फ्यूचर में कामयाब हो, तो हमें जो है वो ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की चीजों को टैकल करने में फिर मदद मिले। देन इसके बाद हमने बात की थी, देन इसके बाद हम बात करेंगे अब रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। तो हमें ऐसी एनर्जी में इन्वेस्ट करना है। अब देखो, एनर्जी दो टाइप्स की होती है, एक रिन्यूएबल है और एक नॉन रिन्यूएबल। जो हमें कोल, पेट्रोलियम, फॉसल फ्यूल से जो एनर्जी मिलती है ना, वो नॉन रिन्यूएबल होती है। वो एक बार जल गया तो खत्म, बस काम तमाम, ठीक है, हो गया काम। और उससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी बहुत ज्यादा था। तो हमें क्या करना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ला, ये रिन्यूएबल एनर्जी। सिमिलरली यहाँ देखो विंड एनर्जी, ये जो विंड टर्बाइन लगी हुई है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज रिन्यूएबल एनर्जी। पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट जो जितनी भी बिजली की प्रोडक्शन है ना, वो सबसे ज्यादा वाटर से आती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। जो बड़े बड़े डैम्स है हमारा, तरबेला डैम, मंगला एंड ये सब, उनसे आती है, ठीक है। बहुत कम अमाउंट जो कोल का थर का कोल है वहां से आ रही है। और सिमिलरली थोड़ा बहुत कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट से, और बाकी बिन कासिम प्लांट से, इनसे थोड़ा बहुत आती है, लेकिन मेजोरिटी हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है। जो कि बहुत अच्छी बात है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज रिन्यूएबल एनर्जी। और पाकिस्तान वैसे ही दुनिया में बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में, बट ऑल्दो हम बहुत वल्नरेबल हैं इसके लिए। सो इन चीज़ों को हमें फ़रोग देना है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीज़ें। अब टेस्ला साहब, इन्होंने देखो पूरी टेस्ला में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब फ्यूचर किसका है देखना, फ्यूचर में अभी हर एक कंट्री ने अपना एम बनाया हुआ है, 2050 तक सब लोग क्या करेंगे, 2050 तक सब लोग, मेजोरिटी जो है आप लोगों को टेस्ला की गाड़ियां दिखेंगी, ठीक है। और इसी तरह से जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी, ठीक है। इसके बाद डिक्रीज कार्बन फुटप्रिंट। सबसे पहले तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, तो हमारे पास कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है ना, वो कितनी अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। तो द मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी, ठीक है। तो कितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली आप इंडिविजुअली या कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कम्युनिटी, ये उसका कार्बन फुटप्रिंट होता है। ज्यादा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करेंगे, ज्यादा बड़ा कार्बन फुटप्रिंट। कम होगा तो कम कार्बन फुटप्रिंट। तो हमें क्या करना है, कार्बन फुटप्रिंट को डिक्रीज करना है। कार्बन फुटप्रिंट को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है भाई, तो बहुत सारी चीजें हैं इस चीज की, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिविजुअली एक गाड़ी लें, हाँ बिल्कुल हंसा, एलोन मस्क, तो एलोन मस्क है ना, पीछे उन्होंने डॉज कॉइन पे एक थोड़ा सा वो बोल दिया था, उसकी प्राइस पूरी ऊपर नीचे हो गई थी। तो ही इज वन ऑफ द पावरफुल मैन ऑफ द, ठीक है। तो कार्बन फुटप्रिंट को हमें डिक्रीज करना है, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं भाई, तो दीज आर द टॉप ऑप्शन फॉर रिड्यूसिंग योर कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। तो लिव कार फ्री, कार ना लें भाई। दो हम दुनिया में लोग अपना ना ये चीज वो करते हैं कि भाई कार होगी तो ये सब कुछ होगा, ठीक है। मतलब कार को अपना वो बना लिया एक, ठीक है, कार को अपना एक वो बना लिया है, लाइक सक्सेस का वो बना लिया है। तो इस चीज को हमें नहीं देखना चाहिए कि भाई हमें बस कितनी बड़ी गाड़ी है या कितना वो है, इस चीज को हमें नहीं देखना चाहिए। लेकिन हाँ, आप कराची जैसी सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत भी ऐसी है, तो फिर हमें कार लेनी ही पड़ेगी। लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मसले हैं भाई, हर किसी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो देखें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पे अच्छी है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत अच्छी है, तो मेरे ख्याल से वहाँ कार लेने का कोई तो जवाज बनता नहीं है।
और इवन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, जैसे सिंगापुर वगैरह। तो उन्होंने कार के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ है ना कि एक आदमी खरीद ही नहीं सकता। उसके अगेंस्ट उन्होंने पब्लिक सेक्टर की ट्रांसपोर्ट को इतना बेहतर बनाया हुआ है, ठीक है, कि आपकी सोच। तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, ट्राम मिल जाएगी आपको, मेट्रो मिल जाएगी, ठीक है, इसके अलावा बसेस मिल जाएंगी। तो ये चीज़ है। अब इंडिविजुअली अगर आप एक 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 कार में ट्रैवल कर रहे हैं और एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो देखें, एक एक कार में 3-4 लोग आते हैं, बस में कितने 40-50 लोग आते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर सिमिलरली अगर 40-50 लोगों को अगर कार में अकोमोडेट करना है, तो आपको प्रोबेबली 20 से 25 कारों की जरूरत पड़ेगी, या चले 18 से 20 कारों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बस एक ही है, तो जगह का भी है और ये सारी चीजें भी हैं दूसरी, ठीक है। देन इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों को हमने वो करना है। वीगन डाइट, रिफैब रिफैब्रिशमेंट, रिनोवेशन, ठीक है, हीट पंप्स, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं अपने कार्बन फुटप्रिंट को। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास इंक्रीज प्लांट अल्बिडो, क्रॉप अल्बिडो और क्लाउड सीडिंग। तो ये देखें, ऑन द राइट लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड, यहाँ देखें तो हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को वो नजर आ रहे होंगे। तो इनमें क्या फर्क है? एक ये वाली क्रॉप है और एक ये वाली क्रॉप है, दोनों में क्या फर्क है? इस वाली क्रॉप को देखो तो ये बहुत ज्यादा ब्राइट है और ये वाली थोड़ी डार्क है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसी क्रॉप्स बना सकते हैं जो कि कलरफुल होती हैं, ठीक है। जो लाइट वाली है ऐसी वो बना सकते हैं। इससे क्या होगा, जो लाइट चीजें होती है ना, वो लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। तो हमारे एग्रीकल्चर तकरीबन हमारी लैंड का 13% ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर में यूज होता है। तो इस चीज को अगर हम करें, 13% हमारे एग्रीकल्चर में यूज होता है, 13% एग्रीकल्चर में यूज होता है, तो लैंड का एक बहुत बड़ा इलाका है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है ना। तो हम ऐसी क्रॉप्स बनाएं जिनका अल्बीडो ज्यादा हो, अल्बीडो, ठीक है, क्या ज्यादा हो, अल्बीडो ज्यादा हो। तो ये अल्बीडो क्या होता है? अल्बीडो एक्चुअली में मतलब डिग्री, वो डिग्री होती है जिससे मतलब वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। अब ये वाली जो फसल है ये राइट को रिफ्लेक्ट बैक इतना अच्छे से नहीं करेगी। हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया, हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया, हमने इस वाली क्रॉप को इस काबिल बना दिया कि ये देखो थोड़ी ज्यादा लाइट होगी, इसका इसका हमने अल्बीडो बढ़ा दिया, अल्बीडो। अब अल्बीडो बढ़ गया ना, तो अब देखो हमारी जमीन के ऊपर लगभग में 13 या 14% लैंड ऐसी है जहाँ पे क्रॉप्स सिर्फ उगाई जाती हैं, सिर्फ जहाँ पे सिर्फ क्रॉप की प्रोडक्शन हो रही है। तो अगर सब क्रॉप्स को हम उनका अल्बीडो बढ़ा दें, तो जो लाइट ऊपर से आएगी ना एटमॉस्फेयर में से, लाइट पड़ेगी डायरेक्ट, तो रिफ्लेक्ट बैक होके ज्यादा अमाउंट में लाइट ऊपर जाएगी, नीचे जमीन पे कम रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है ना अर्थ का, वो दोबारा से कदरे कम हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अनदर थिंग, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग की टेक्निक है एक, आर्टिफिशियल रेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग बहुत सारी कंट्रीज ऐसा करती हुई हैं, जैसे दुबई वगैरह या सऊदी, जहाँ पे डेजर्ट है और इन्हें पानी की जरूरत होती है। तो क्लाउड सीडिंग का ये यूज करते हैं। क्लाउड सीडिंग में क्या करते हैं भाई, हमारे पास जो वाटर के वेपर्स ऊपर चले जाते हैं ना, जैसे ये बादल हैं, ठीक है, तो एक तो हम इनका अल्बिडो बढ़ा सकते हैं, वालेकुम अस्सलाम मरियम, एक तो हम इनका अल्बिडो बढ़ा सकते हैं। अल्बिडो बढ़ाएंगे तो ये देखो, ये क्या करेगा, सनलाइट आएगी दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक होकर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे नीचे जमीन तक इतनी हीट पहुंचेगी ही नहीं, तो ग्लोबल वार्मिंग ट्रीट हो गया, ठीक है। दूसरी दूसरा ये है कि ये जो बादल है ना, इनको हम, इसमें जो वाटर है ना, कई बार ये वाटर भी एज अ ग्रीन हाउस गैस की तरह ही काम कर लेता है, ठीक है। तो जो वाटर के वेपर्स होते हैं वो एज अ ग्रीन हाउस गैस के तौर पे काम कर लेते हैं। तो हम फिर क्या कर सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग की टेक्निक का यूज करके इन बादलों को नीचे बरसा दें। जब बादल बरस जाएंगे, तो एक तो नीचे वैसे ही ठंडक पहुंच जाएगी, और पानी का भी जो वो मसला है किसी कंट्री का, वो भी सॉल्व हो जाएगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जो वाटर जो कैप्चर कर रहा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो हीट को कैप्चर कर रहा था, वो नहीं होगी और ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सकते हैं। तो ये क्लाउड सीडिंग कैसे होती है भाई, हम क्या करते हैं, जहाज में या किसी चीज में ना, किसी चीज के वो ले लेते हैं क्रिस्टल्स। मेजोरिटी जो है ना, सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल ले लेते हैं, सिल्वर आयोडाइड। तो ये सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल जैसे ही लेते हैं, ऊपर जाते हैं हवा में, वहां से ना इन जहाज में से या किसी उसमें से ना इन 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 जहाज में से इन क्रिस्टल्स को, जो पोटाशियम, जो सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल्स हैं, उन्हें हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। अब अज्यूम करो ये हमारे पास एक सिल्वर आयोडाइड का एक क्रिस्टल है, तो क्या होगा,
सिल्वर आयोडाइड एक सॉल्ट होता है और इसके अराउंड ना वाटर के मॉलिक्यूल आके ड्रॉप आके इस तरह से जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे तो अल्टीमेटली वो वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा और वो वाटर ड्रॉपलेट फिर नीचे आएगा और हमारे पास बारिश हो जाएगी। तो ये आर्टिफिशियल रेन है। जी जी, देखो एक आर्टिफिशियल रेन वो है जो हम समझते हैं कि ये भी हमारे ऊपर करवाई गई थी 2022 के जो सैलाब आए थे। ठीक है, कितनी रियलिटी है इस बात में वी डोंट नो। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल रेन यस बहुत सारी कंट्रीज के लिए, दुबई जैसे डेजर्ट वाली कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास माइनिंग को मिनिमाइज करना है। माइनिंग, जो माइनिंग होती है ना, जैसे ये कोल की माइनिंग, ठीक हो गया, पत्थर जेप्सियम, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों की माइनिंग होती है। इस माइनिंग को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि माइनिंग इज आल्सो वन ऑफ द की एमिशन होती है यहाँ से बहुत ज़्यादा। तो माइनिंग को भी कम किया जा सकता है। लेकिन अगेन बिना माइनिंग की भी कुछ पॉसिबल नहीं है। तो माइनिंग को भी ऐसा किया जाए कि यहाँ से कम डस्ट की वजह से नहीं, ये जितनी मशीनरी चलती है ये किस पे चलती है, पेट्रोल डीजल इन चीज़ों पे चलती है ना, फॉसल फ्यूल्स। ठीक है, तो डस्ट की वजह से नहीं, डस्ट की वजह से तो पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। देन इसके बाद माइनिंग को मिनी, और इसके बाद लास्ट ऑप्शन ये होता है कि और भी कुछ नहीं हो रहा ना और हमारा जमीन का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तो ब्लॉक द सोलर रेडिएशन। ठीक है, ऐसे सोलर रेडिएशन को ब्लॉक कर दो, जमीन के बीच में कोई ऐसी चीज, ऐसी शील्ड बना लो कि सोलर रेडिएशन ही बंद हो जाए। अब ये शील्ड कैसे बनेगी, ये थ्योरेटिकल आइडिया है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल येट, लेकिन साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर नहीं हुआ तो हम ये वाली चीज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब लोगों को जब लाइट नहीं मिलती तो हमारी ओवरऑल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ओके इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं आप लोग। वैसे इससे तो कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमें चीजें करनी है। सबसे पहले फैंस वगैरह, जो आप लोग फालतू फैंस चलाते हैं घर पे, उन्हें ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही एनर्जी का क्राइसिस है। तो एनर्जी के क्राइसिस वैसे ही चल रहा है और वैसे भी हमें बिजली बहुत महंगी पड़ती है। तो फैन वगैरह जो लाइट्स चलती हैं उन्हें बंद कर दें। ठीक है, वो वाली लाइट्स लगाएं जो कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करें। ठीक हो गया, कोशिश करें कम से कम कार्बन एमिशंस हों। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कुछ कर सकते हैं। कौन सी लाइट, हंसा? अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग एंड 6th ग्रेड मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, पढ़े आगे या छुट्टी करें? अभी 3 लोग आए हैं, इन लोगों ने बोला था कि हम क्लास लेंगे, अब देखें आया ही नहीं कोई। फातिमा तो जहरा, आप बार बार लॉग आउट हो रही हो, बार बार लॉग आउट हो रही हो। अब 4 ही लोग आए हैं भाई, मजा ही नहीं आ रहा। कौन सी लाइट जो एब्जॉर्ब करती है, मतलब जो आ रहे और जा रहे हैं, हाँ, वो लाइट, उस लाइट का यूज करें जो कम कंजम्पशन करे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप लोगों ने देखा था ना वो येलो कलर का बल्ब आता था, 10 वाट 12 वाट, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। अब एलईडी आ गए, एलईडी ज्यादा नहीं कंज्यूम करते इतना। तो इस तरह, पता नहीं बार बार इन आउट हो रहा है। ये देखो उजला, उजला भी आ रही है जा रही है। ठीक है, अब बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड 6th ग्रेड मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा मास एक्सटिंक्शन के बारे में बात करें। थोड़ा सा मैं मास एक्सटिंक्शन के बारे में बताऊं, मास एक्सटिंक्शन क्या होती है। तो मास एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा पीरियड जिसमें क्या हो, पूरी अर्थ में से लाइफ का, लाइफ का, ठीक है, 70 75% 80 85% पूरा खत्म हो जाए। दिस इज कॉल्ड मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर थे, डायनासोर उनमें उनकी मास एक्सटिंक्शन हुई, गायब। ठीक है, और साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को ट्रीट ना किया ना सही से, और इसको एड्रेस सही से ना किया ना, तो ये हमें 6th ग्रेड मास एक्सटिंक्शन तक लेके जा सकती है। इससे पहले यूनिवर्स की क्रिएशन से अब तक जमीन के ऊपर
5 मास एक्सटिंक्शंस हो चुकी हैं। ठीक है, कितनी? 5 मास एक्सटिंक्शंस। ये देखें जरा, पहली मास एक्सटिंक्शन ये थी ऑर्डिशियंस पीरियड, 85% पूरी लाइफ खत्म। दूसरी मास एक्सटिंक्शन में 70%, तीसरी में 95%, चौथी में 76%, और केटी एक्सटिंक्शन इवेंट या इसी यही वाला ये एक्सटिंक्शन इवेंट है जिसमें हमारे पास डायनासोर गए थे, और ये आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। ठीक है, और उस वक्त डायनासोर दुनिया पे डोमिनेट कर रहे थे। अब कौन कर रहे हैं दुनिया पे डोमिनेट? ह्यूमंस। और अगर मास एक्सटिंक्शन होगी तो कौन जाएगा? हम जाएंगे, ह्यूमंस जाएंगे। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग और इस चीज को हमने ट्रीट ना किया, देखा नहीं, इसको एड्रेस ना किया, तो फिर काम से गए। इनमें से कौन कौन से एनिमल्स गए? मैं बता रहा हूँ, अभी मास एक्सटेंशन का बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, ये देखें, ओके, चलें भाई जल्दी से हम मास एक्सटिंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। सो यस, सबसे पहले जरा यहाँ पे नजर डालें। मास एक्सटिंक्शंस की बात करें तो हमारे पास देखें, ग्लोबल वार्मिंग इज एन अलार्मिंग सिचुएशन एंड 6th ग्रेड मास एक्सटिंक्शन। सो हमारे पास लगभग में 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग हुआ था और हमारी यूनिवर्स की क्रिएशन हुई थी, राइट। उसके बाद 4.7 बिलियन ईयर्स अगो एक हमारे पास सोलर नेब्यूला था, वो एक फटा था, उसका सुपरनोवा हुआ था, और हमारे पास सोलर सिस्टम की क्रिएशन हुई थी, और उसी सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ भी बनी थी। ठीक है, उससे लेके 4.7 बिलियन से लेके अब तक जमीन के ये जो वो है, इसमें ना 5 बार मैस एक्सटिंक्शंस देख चुके हैं हम। ठीक है, क्या देख चुके हैं? मास एक्सटिंक्शंस। मास एक्सटिंक्शंस क्या मतलब है? मास एक्सटिंक्शन का मतलब ये है कि 70 to 75% लाइफ खत्म। ठीक है, अच्छा, आइस एजेस, न्यूक्लियर विंटर। न्यूक्लियर विंटर क्या होता है इसकी बात करते हैं। आइस एजेस, दुनिया में बहुत ज्यादा आइस एजेस आती गई हैं, तो आइस एजेस और न्यूक्लियर विंटर इन मास एक्सटिंक्शंस के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। और अब अगर 6th ग्रेड मास एक्सटिंक्शन होगी ना, तो उसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और ये कौन करवा रहा है? हम खुद करवा रहे हैं। और अभी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है वर्ल्ड में? हम ह्यूमंस की, 8 बिलियंस। तो अगर मास एक्सटिंक्शन होगी तो सबसे पहले हम ही जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें, एक स्केल है, ये देखो, हाथी, हाथी एक्सटिंक्शन के करीब है, राइट। बंगाल टाइगर एक्सटिंक्शन के करीब, ये बहुत खूबसूरत सी फॉक्स, ये भी एक्सटिंक्शन के करीब। तो एक क्राइटेरिया होता है जिसमें ना हम स्पीशीज को रखते हैं। ठीक है, ऑल स्पीशीज। एक हमारे पास सबसे पहले ना यहाँ से नॉट एवेक्यूएटेड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वो चार्ट होता है जिसमें हम स्पीशीज को देखते हैं, और सबसे लास्ट में हमारे पास जो आता है ना वो एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट से पहले एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, ठीक है, वल्नरेबल। ये पूरा एक कैटेगरी होती है जिसमें हम उसको रखते हैं। यहाँ पे देखें, दिस इज नूरजहां, देखा होगा आप लोगों ने, जो पाकिस्तान, ये कराची के जू में थी और जिसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो हाथी की लाइफ स्पेन बहुत मतलब बहुत कम रिप्रोड्यूस करता है, बहुत। तो ये भी एक अपनी एक्सटेंशन के करीब है। अब जरा बात करते हैं मास एक्सटिंक्शंस की। ठीक है, तो पहले जरा यहाँ इस वाले पे आइए कि व्हाट इज मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, यहाँ देखें, तो a mass extinction is defined as the loss of at least 75% of the species within the short period of time, ठीक है, जियोलॉजिकली अराउंड 2 मिलियन ईयर्स। ठीक है, मैस एक्सटिंक्शन क्या है भाई? ऐसा प्रोसेस जिसमें 75% स्पीशीज खत्म हो जाएं। कितने जियोलॉजिकल पीरियड? 2 मिलियन ईयर्स का जो टाइम है इसमें, इसे हम मास एक्सटिंक्शन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। इससे पहले हिस्ट्री में जरा देखिए जो मास एक्सटिंक्शंस हुई हैं। नूरजहां, छोड़ो नूरजहां को हंसा, कराची जू में अभी एक एलिफेंट मरा था ना नूरजहां, रिमेंबर? उसकी बात हो रही, वो ऐसे ही रैंडमली मैंने ऐड कर दिया था। सबसे पहले जो मैस एक्सटिंक्शन हुई थी वो थी ऑर्डिशियंस पीरियड की, और इसमें जो मास एक्सटिंक्शन में जो 85% पूरी स्पीशीज दुनिया से गायब हो गई थी। किस वजह से हुई थी भाई? ये टाइम कितना? 4.4 44.5 मिलियन ईयर्स अगो ये हुआ था। और ये क्या हुआ था? रैपिड कूलिंग की वजह से। ठीक है, फॉलिंग सी लेवल्स कम हुआ था। ठीक है, और ये सारी आइस एज की वजह से हुई थी ये वाली।
मतलब पूरी आइस एज आ गई थी, पूरी दुनिया में हर जगह बर्फ ही बर्फ। तो ये इस वजह से हुई थी। फिर डोविनियन पीरियड, फिर प्रीमेन पीरियड, फिर ट्रायसिक। ट्रायसिक ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट जो है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ना डायनासोर्स आए, और डायनासोर इस वाले एरिया में रहे, ठीक है, जो केटी वाला एरिया है, ये वाला जो रीजन है, इसमें रहे, ठीक है। और इसके बाद फिर उनकी एक्सटिंक्शन हुई। तो इन सब के ऊपर तो बात नहीं करूंगा मैं, जरा केटी एक्सटिंक्शन को थोड़ी डिटेल में देखते हैं, ठीक है। और इसको जरा देखें तो इसमें क्या है। तो इसमें अराउंड 80% सारी चीजें चली गई थी। इसमें क्या क्या गया था भाई, तो इसमें हमारे पास ये सबसे पहले ये सारी मास एक्सटिंक्शंस के नाम है, ठीक है। ये स्लाइड्स में आप लोगों को दे दूंगा, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखें, क्रिटेशियस, हेलोसीन और क्रिटेशियस पैलोजीन, 6th ग्रेड एक्सटिंक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आइए जरा और यहाँ देखें, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रिटेशियस पीरियड के एंड पे जो ये पीरियड्स होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री में, इन्हें हम ना डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं। क्रिटेशियस पीरियड, टेरासिक, जुरासिक, ये आप लोगों के बुक में थोड़ा सा मेंशन था, ठीक है। तो हिस्ट्री में इस चीज को हम थोड़ा सा वो करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन हुई थी। कैसे हुई थी भाई, कैसे हुई थी डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन? यस, तो किसी को पता है डायनासोर की एक्सटिंक्शन कैसे हुई है? देखिए इसमें लिखा हुआ है, अराउंड आज से 65 बिलियन, सॉरी नॉट बिलियंस, मिलियन ईयर्स अगो, 65 मिलियन ईयर्स अगो एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड, ठीक है, एस्ट्रॉयड जमीन की तरफ आया था और उसने जमीन को हिट किया था, ठीक है। एक बड़ा एस्ट्रॉयड आया था जमीन के ऊपर, जमीन की तरफ, उसने जमीन को हिट किया था, और जितने भी जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, मेजोरिटी उस पीरियड में, जो हमारे पास क्रिटेशियस पीरियड है, उसमें डायनासोर्स की बहुत ज्यादा वो थी, ठीक है। तो डायनासोर्स बहुत ज्यादा वो थे इस वाले पीरियड के अंदर। और जैसे ही एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट हुआ, तो अब ये वाला एस्ट्रॉयड ना बहुत बड़ा था, और जब प्लेनेटरी कोई प्लेनेट आके दूसरे प्लेनेट से आके चिपकता है या उसमें जाके लगता है, तो इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कि एकदम ना आसपास बहुत टेम्परेचर राइज कर जाता है, ठीक है। टेम्परेचर राइज करता है, और इवन इतने तक का कहा जाता है कि इतना टेम्परेचर राइज किया होगा कि वो जो डायनासोर थे ना, वो जिंदा, एकदम जिंदा पक गए, जिंदा पक गए, अज्यूम करो जिंदा पक जाना, ठीक है। और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा डस्ट, क्लाउड्स, ये सारी चीजें उठे और ऊपर चले गए, और हमारे पास एटमॉस्फेयर में एक क्लाउड्स बना लिए, ठीक है, क्लाउड्स बना लिए और पूरा सोलर रेडिएशन को ब्लॉक कर दिया। इस चीज को हम न्यूक्लियर विंटर का नाम देते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर विंटर। और न्यूक्लियर विंटर और ये सारी चीजें होने के साथ साथ ये क्या हुआ, ये इस एस्ट्रॉयड ने पूरे पूरे डायनासोर्स की हस्ती मिटा दी। अब डायनासोर हमसे, कहने को तो हमसे बहुत बड़े थे, ठीक है, हमसे बहुत बड़े थे, सब कुछ था, लेकिन वो उस एनवायरनमेंट में फिट नहीं थे ना। उसके अगेंस्ट कुछ थोड़े बहुत ऑर्गेनिजम्स ऐसे, जो कि केव्स के अंदर रह सकते हैं, जो अंडरग्राउंड रह सकते हैं, जो कम डाइट पे अपना गुजारा कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म उस पीरियड में थोड़े वो हुए, इवॉल्व हुए, और उसके बाद फिर हमारे पास आज की वो लाइफ आई। आज हम जिस पीरियड में रहते हैं वो नॉर्मल वो है, और आज से ये 65 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। अब बहुत सारे लोगों को ये होता है ना कि क्या ये एक्चुअली में हुआ भी था, या ऐसे ही साइंस हमें पागल बना रही है। तो यस, इसकी हमारे पास वो है, हमारे पास जैसे मैंने अभी आप लोगों को सोलर रेडिएशन, आइस का बताया था ना, कि उसकी लेयर्स होती हैं। तो सिमिलरली हमारी जो जमीन होती है ना, उसमें भी लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब मट्टी पड़ती है, फॉर एग्जांपल देखें, घर में आप घर खाली छोड़ देना, कुछ भी ना हो, तो देखो वहां डस्ट पड़ते पड़ते ना पूरी तय दर तय पूरी एक मट्टी का वो लग जाता है। तो सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट एराज में क्या होता गया, मट्टी ऐसे जमा होती है, सारा कुछ ऐसे जमा होता है, और इसी लेयर्स बनती रहती हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे लेयर्स बनती है ना, तो उस लेयर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे न्यू होगी, सबसे नीचे वाली लेयर सबसे पुरानी होगी, ठीक है। अब इस लेयर में, जैसे लेट सपोज ये सबसे टॉप वाली लेयर है, मैंने खुदाई वगैरह की, मैं सेकंड लेयर तक पहुंच गया इस तक, और मैं इस लेयर में मुझे ना कुछ फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले, जैसे मुझे कुछ स्केलेटन्स मिले, कुछ चीजें मिली, मैंने उनका एनालिसिस किया, ठीक है। तो मैंने उनका एनालिसिस किया, कार्बन डेटिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग की, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो
कार्बन डेटिंग करके ये चीजें की, और इस चीज से एक चीज कंफर्म होती है, एग्जैक्टली कंफर्म होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये दो साइंटिस्ट थे, ये इनका नाम था अल्वारेज, एक अल्वारेज थे और एक इनके साथ इनके छोटे बेटे थे। तो अल्वारेज साहब ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था, कब, 1982 में। 82 में इन्होंने हाइपोथेसिस प्रपोज किया, जो केटी केटी बाउंड्री है ना, मतलब जो जिसमें डायनासोर जिनके एक्सटिंक्शन हुआ था, उन्होंने देखा कि जो केटी बाउंड्री है वहां पे ना एक रेडियो एक्ट, एक हमारे पास एक कंपाउंड है इरिडियम, इरिडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी केटी बाउंड्री में। ठीक है, इरिडियम, और ये इरिडियम तभी बनता है जब कोई स्ट्रॉन्ग कोलिजन्स होते हैं। इरिडियम वैसे नॉर्मली नहीं बनता, और इरिडियम जो है वो एस्ट्रॉइड्स में ही होता है, जमीन के ऊपर इरिडियम बहुत कम होता है, और ये जब बनता है जब कोई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि जो केटी वाली बाउंड्री है या केटी वाला जो लेयर है उसमें इरिडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस प्रपोज किया कि हो ना हो ये इरिडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, और उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया कार्बन डेटिंग से कि आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा हुआ होगा कि कोई स्ट्रॉन्ग एस्ट्रॉयड आया होगा और उसने जमीन को हिट किया होगा और सारे के सारे डायनासोर वहां से चले गए। अब उन्होंने डायनासोर का भी कार्बन डेटिंग की, उनको भी रिजल्ट मिला 65 मिलियन ईयर्स अगो, और इरिडियम की भी कार्बन डेटिंग की, उससे भी इन्होंने ये पता लगा कि ये भी 65 मिलियन ईयर्स अगो का है। तो ये देखिए, इस तरह से चीजें मैच करते हैं साइंटिस्ट। और फिर सोने पे सुहागा, फिर एक एक क्या हुआ, एक मिशन हुआ था, पूरा ओशियन को एक्सप्लोर किया होगा। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के सदर में मेक्सिको रहता है। वालेकुम अस्सलाम अनाबिया, बहुत जल्दी आ गई अब। तो मेक्सिको में इन्होंने ये देखा कि समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ा क्रेटर बना हुआ, बहुत बड़ा। ठीक है, इस क्रेटर का नाम है चेक स्लोप क्रेटर। और साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया कि वो जो एस्ट्रॉयड आया था ना, अब जमीन के ऊपर उसने तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया होगा ना, अब इतना बड़ा दावा कोई करता है तो जमीन के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट किया होगा, तो कहीं ना कहीं तो उसका निशान होगा। अब 65 मिलियन ईयर्स अगो अगर आया है वो, तो वो निशान तो वैसे भर जाता है ना। लेकिन उन्होंने देखा तो यहाँ समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ा क्रेटर बना हुआ है। ठीक है, ये आधा उसके ऊपर है और आधा अंदर है। तो ये यूकाटांग पेनिनसोला है मेक्सिको का, और यहाँ पे ये जैक स्लोप क्रेटर है। और यहाँ पे इन्होंने देखा तो यहाँ पे भी इरिडियम की कंसंट्रेशन उससे उतनी ही थी, और यहाँ पे भी वही चीज थी। तो फाइनली ये चीज फिर प्रूव हो गई कि हमारे पास क्या हुआ था, कि आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो एक क्या आया था, एस्ट्रॉयड आया था, उसने सबको हिट किया और सारा कुछ मलियामेट हो गया, और ये चीज फाइनली प्रूव हो गई। और नाउ वल्वरेज हाइपोथेसिस इज ट्रू। ठीक है, साइंस में इस तरह से चीजें होती। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? और ये तो हमने इसकी बात की। अब जरा यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे इसको जरा देखें, यहाँ देखें, ये था हमारे पास एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड 65 मिलियन ईयर्स अगो, हमारे पास ये हुआ। अब हमारे पास यहाँ देखें, ये वाली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए लिखें, फ्यूचर नियर टर्म एक्सटिंक्शन रेट आर ड्रिवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब ग्लोबल वार्मिंग। और इन इस ये वाली जो ये वाला हमारे पास वो है ना, रेट है जो एक्सटिंक्शन का, इसका एक्सटिंक्शन का रेट कई गुना ज्यादा है पिछले वाली एक्सटिंक्शन के कंपैरिजन में।